तो अपना ये टॉपिक है फ्लरिशिंग एट वर्क कल्चर। तो इसमें फ्लरिशिंग का सीधा मतलब होता है कि ऑफिस या कोई वर्क प्लेस है, वहां पे जो कर्मचारी है उनको बेहतरीन महसूस कराना और उनको शानदार प्रदर्शन करने से है। ठीक है, ये कहता है इसका मतलब। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रख लेना है अपन को। फ्लरिशिंग इक्वल्स टू वर्क प्लेस में वेलबींग और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो प्लस में सेटिस्फेक्शन। तो फ्लरिशिंग का मतलब है वेलबींग प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस में सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब ये कहता है कर्मचारी का ऐसा कार्य है अनुभव। तो क्या है, कर्मचारी का ऐसा कार्य अनुभव है जब वो कार्य करे तो जिसमें वो क्या करे, मानसिक रूप से तो वेलबींग हो, पूरी तरह से काम में संतुष्टि हो यानी कि सेटिस्फाई हो, और उसका काम में उत्पादकता हो यानी प्रोडक्टिविटी हो। तो ये है, और वो अपने काम में गहरा अर्थ समझे, उसका मतलब उसका मीनिंग समझे, और उसका जो भी काम कर रहा है उसमें अपनी उपलब्धि समझे। तो ये कहता है वर्क प्लेस का मतलब। तो वर्क प्लेस का मतलब यही है कि बेहतरीन महसूस करे, शानदार प्रदर्शन करें। वर्क फ्लरिशिंग यानी वेलबींग का अगर मतलब आए तो वही अपन को डालना है फ्लरिशिंग का, यानी कि उत्कृष्टता का, कि वेलबींग है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, काम में पूरी तरह संतुष्ट है, वह काम उत्पादकता हो, काम में उसके काम में उत्पादकता हो, और वह अपने काम का अर्थ समझे और उपलब्धि महसूस करे। अब इसमें सबसे पहले आता है परमा मॉडल। परमा मॉडल किसने दिया था? मार्टिन सेलिंगमैन ने दिया था। ठीक है, इसको इसका परमा मॉडल है। तो ये क्या कहता है? कहता है कार्यस्थल और जीवन में फलने फूलने यानी कि फ्लरिशिंग, उत्कृष्टता और कल्याण को समझाने के लिए उसने ये दिया है। ठीक है, तो उसके अनुसार वो कहता है कि जब व्यक्ति में हाई वेलबींग होगी, एंगेजमेंट होगा, और उसकी काम का वो अर्थ समझेगा, जब तीनों मिल जाते हैं ना, तो उसको कार्यस्थल पे सफलता और खुशी की प्राप्ति होती है। तो इसे ही क्या कहता है वो, फ्लरिशिंग एट वर्क। तो उसने जब परमा मॉडल दिया तो उसमें कुछ होता है, पी का मतलब होता है पॉजिटिव इमोशन, ई का मतलब होता है एंगेजमेंट, आर का मतलब होता है रिलेशनशिप, और फिर एम का मतलब होता है मीनिंग, और ए का मतलब होता है एलिमेंट। तो पी पी यानी पॉजिटिव इमोशन, इसका मतलब है सकारात्मक भावनाएं। तो वो कहता है इसका मतलब है कि काम के दौरान अच्छा महसूस करे और सकारात्मक चीजों का अनुभव करे, जैसे वो खुश रहे, आनंद फील करे, आभार व्यक्त करे, आशावादी हो। ठीक है, ये हो, और आशावाद हो। तो आशा तो हो होप, और आशावाद है ऑप्टिमिज्म। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव इमोशंस में। एंगेजमेंट का मतलब है जुड़ाव। तो वह अपने काम में पूरी तरह से डूब जाए और वह अपनी ताकतों का उपयोग करे। ठीक है, उसके काम के प्रति ऊर्जावान महसूस करे। ठीक है, और उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाए, इसका मतलब है एंगेज। ठीक है, फिर आता है आर का मतलब रिलेशनशिप, सकारात्मक संबंध। तो कहता है कार्यस्थल पर मजबूत और सकारात्मक रिश्ते बनाना, ऐसा महसूस करना कि आप दूसरों से जुड़े हुए हैं और उनका सहयोग प्राप्त हो, और दूसरे आपकी कद्र करें। तो ये होता है रिलेशनशिप का मतलब। फिर मीनिंग, मीनिंग का मतलब है सार्थक अर्थ समझे अपने काम का। तो वो ये समझे कि उसका काम केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि ये उसका एक उद्देश्य है, और वह अपने काम के जरिए मतलब जो कोई बड़ा काम कर रहा है, लोग पूरी संस्था के जो लक्ष्य हैं उनमें सहयोग कर रहा है। तो उसका मतलब ये है। और फिर होता है अचीवमेंट यानी उपलब्धि। तो कहता है कि अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करे और उन्हें हासिल करे, और जब जब उन्हें हासिल कर ले तो फिर है ना उसको है ना मतलब ऐसा करे कि है ना उसने कुछ अचीव कर लिया है, तो ये महसूस करे। तो ये हो गया परमा मॉडल। तो यही है। तो इसमें वापस उसने बताया कि परमा में अगर अपन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ये तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, तो अपन सीधा सीधा लिख देंगे। जैसे पॉजिटिव इमोशन है तो उसमें बता देंगे कार्यस्थल पर नियमित रूप से खुशी, कृतज्ञता और आशावाद महसूस करना। ई का मतलब होता है चुने एंगेजमेंट यानी चुनौतीपूर्ण कार्य में अपने कौशल का पूरी तरह से उपयोग करना और गहरे काम में डूब जाना। आर का मतलब होता है रिलेशनशिप यानी सहकर्मियों और पर्यवेक्षकों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले सकारात्मक संबंध। एम का मतलब होता है मीनिंग, यानी कि अपना आपका जो काम है वो किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है और दूसरों को लाभ पहुंचाता है, कि उसका अर्थ ढूंढे, व्यापक अर्थ। और अचीवमेंट यानी कि लक्ष्य, निपुणता और पेशेवर जो उपलब्धियां को प्राप्त करे और उनका जश्न मनाना। तो ये उसने दिया था। ठीक है, तो अपन समझ गए हैं परमा मॉडल को। तो यही है परमा मॉडल। फिर इसके बाद दूसरा अपन देखें। तो फिर आगे अपन चलते हैं परमा मॉडल के बाद। तो वो कहता है कार्यस्थल पर उत्कृष्ट के मुख्य गुण क्या हैं और शक्तियां क्या हैं। तो वो कहता है कुछ व्यक्तिगत रणनीतियां होती हैं कार्यस्थल पर उत्कृष्टता बढ़ाने की। तो वो कहता है यह हिस्सा बताता है कि कोई कर्मचारी काम की जगह
पर अपनी मानसिक शक्ति और आदतों को कैसे मजबूत बना सकता है। तो वो कहता है पहले तो मनोवैज्ञानिक पूंजी होती है, यानी जो होता है उसका साइकोलॉजिकल कैपिटल होता है, उसका निर्माण करना। अब वो कहता है इसके अंदर कुछ चार मुख्य व्यक्तिगत संसाधनों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है कि किसी की जो साइकोलॉजिकल कैपिटल है उसको अगर विकसित करना है तो कैसे करेंगे। तो कहता है कि चार चीजों पे वर्क करो। पहले तो वो कहता है आशा पे, ए फिर एक कहता है वो प्रभावकारिता पे, एक कहता है लचीलेपन पे, और एक कहता है आशावाद पे। तो होप पे, इफिशियंसी पे, रिजिलियंसी पे और ऑप्टिमिज्म पे। आशा से मतलब वो कहता है कि अपन लक्ष्य को पाने का सही और स्पष्ट योजना बनाना, कि मतलब उसको आशा हो कि भाई मैं काम को कर लूंगा, तो उसको लक्ष्य को पाने के लिए सही और स्पष्ट योजना बनाए पहले तो। ये हो गया। फिर दूसरा वो कहता है इफिशियंसी, खुद की क्षमताओं और काबिलियत में गहरा आत्मविश्वास होना चाहिए उस व्यक्ति को। फिर वो तीसरा कहता है लचीलापन, किसी भी प्रकार की सफलता आ जाए, बुरा दौर आ जाए, तो उससे घबराए बिना जल्दी से उभरे उससे, ये होता है लचीलापन, यानी रिजिलियंस। फिर है आशावाद, तो क्या परिस्थितियों के प्रति हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहे, कैसी भी परिस्थिति है पर दृष्टिकोण से हमेशा सकारात्मक होना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो आशा है और एक आशावाद है। तो इसको कहते हैं हीरो, HERO, हीरो। तो एच से हो गया होप, ई से हो गया इफिशियंसी, आर से हो गया रिजिलियंस, ओ से हो गया ऑप्टिमिज्म। तो कहता है कि अगर अपन को साइकोलॉजिकल कैपिटल निर्माण करना है तो अपन को हीरो बनना होगा। साइकोलॉजिकल कैपिटल का निर्माण करने के लिए हीरो बनेंगे। हीरो में एच का मतलब होप हो गया, ई का मतलब इफिशियंसी हो गया, आर का मतलब रिसिलेंस हो गया, और आशावाद, और ओ का मतलब आशावाद हो गया। फिर वो कहता है सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए अपन को। तो कहता है कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियों को डरने के बजाय इसके अवसर के रूप में देखना चाहिए, और असफलता से अपन को जल्दी से बाहर आ जाना चाहिए। तो चुनौती को क्या करना है, अपन को डर के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखना है। इसके लिए क्या करेंगे, सकारात्मक सोच डेवलप करेंगे। तो वो कहता है कि जो भी आप अपना काम कर रहे हो अच्छा ही ढूंढो, और छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओ। ठीक है। फिर वो अगली बात कर, काम में पूरी तरह से जुड़ जाए, एंगेजमेंट हो जाओ। ठीक है। तो वो कहता है हमें अपनी प्रतिभा स्किल के अनुसार ही काम का चुनाव करना चाहिए अपन। ठीक है। काम के दौरान ध्यान भटकाने वाली जो चीजें होती हैं उनको कम करें, और फ्लो स्टेट जो होता है उसमें काम करने की आदत डालें। जैसे कि काम कर रहे हैं तो फिर उसको छोड़ो मत, लगातार करते रहना है उसको। फिर वो कहता है इसमें कि कार्य संरचना में बदलाव, यानी जॉब क्राफ्टिंग। वो कहता है अपनी युवाओं और व्यक्तिगत रुचियों के अनुरूप ही दैनिक कार्यों को फिर से व्यवस्थित और पुनर्गठित करें। तो अपने तीन चीजें पढ़ी। पहले तो जो अपन कर रहे हैं कार्य स्थल पे उत्कृष्टता के लिए क्या काम करेंगे, तो वो कहता है कुछ व्यक्तिगत रुचियां होती हैं, उसमें अपन पहले तो कर सकते हैं साइकोलॉजिकल कैपिटल का निर्माण कर ले। उसमें आप क्या करेंगे, हीरो पे वर्क करेंगे। फिर वो कहता है सकारात्मक सोच विकसित करें। फिर वो कहता है काम में पूरी तरह से एंगेज हो जाओ, पूरी तरह से जुड़ जाओ, और जो अपन की स्किल्स हैं उसके अनुसार ही काम का चुनाव करो, उसमें ये कहता है। फिर चौथी बात करता है ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो। वो कहता है अपनी और अपने साथ काम करने वालों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझना, उनके साथ समन्वय करना और स्वस्थ और मजबूत संबंध बनाना। तो ये कहता है इससे क्या होगा, आपसी ट्रस्ट का माहौल बढ़ेगा सहकर्मियों में। ठीक है, विश्वास का बनेगा। तो ये कहता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को डेवलप करो। फिर वो कहता है काम में अर्थ खोजो। तो कहता है दैनिक को केवल एक नौकरी ना माने, उसे किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ें। वो कहता है इस बात को गहराई से समझना चाहिए कार्मिकों को कि वे अपना काम समाज पर क्या और कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसका काम दूसरों की कैसे मदद करता है, और ग्राहकों को एक विश्वसनीय और बेहतर सेवा कैसे देगा वो। तो ये कहता है काम में अर्थ खोजने का मतलब, और लक्ष्य निर्धारित करें जिसमें अचीवमेंट की बात करता है। तो कहता है अपने काम को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य गोल्स तैयार करें, अपनी प्रगति को लगातार ट्रैक करें, और काम कितना हुआ है उसका रिकॉर्ड रखें, पूरा खुद को प्रोत्साहित करें। ठीक है, और रिवॉर्ड दें खुद को। तो ये कहता है लक्ष्य निर्धारण। तो ये तो हो गया कौन से, जो अपना है व्यक्तिगत रणनीतियां उत्कृष्टता बढ़ाने की, मनोवैज्ञानिक कैपिटल, और फिर सकारात्मक सोच, काम में पूरी तरह जुड़ना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, काम में अर्थ खोजना मीनिंग, और लक्ष्य अचीवमेंट। तो परमा वाला ही है, एक तरीके से थोड़ा बहुत चेंज है, बस सेम ही है। फिर आगे कहता है वो कि मुख्य प्रशासनिक और व्यावसायिक गुण होते हैं कुछ। तो ये तो हो गए व्यक्तिगत गुण। अब कुछ होते हैं प्रशासनिक और व्यावसायिक गुण। तो ये कहता है कि घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना होता है पहला, पहल करना, जिम्मेदारी लेना। तो ये कहता है कि आने वाली परिस्थितियों को भापना, काम को खुद आगे बढ़ शुरू करना, और अपने फैसलों की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और कहता है सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता।
इनका पालन करना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना, नैतिक मूल्य का कड़ाई से पालन करना, अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना। तो ये कहता है कि व्यवहारिक कौशल आते हैं, इसमें वो कहता है कि पहली समस्या समाधान, वो कहता है कि कार्यस्थल पे आने वाली जटिल कठिन समस्याओं को रचनात्मक और प्रभावी ढंग से सूझे उनका। पहला तो व्यवहार में, तो अपन जो कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे थे, उत्कृष्टता बढ़ा रहे थे। तो एक तो अपन ने व्यक्तिगत तौर पे देखा, फिर वो कहता है व्यवहार के तौर पे क्या करोगे, तो कह रहा है समस्या समाधान करो। वो कोई भी जटिल आती है, कठिन समस्या आती है, तो क्रिएटिव रचनात्मक सॉल्यूशन और प्रभावी ढंग से सोचिए। फिर वो कहता है संचार करो व्यवहार में, तो कहता है अपने सहकर्मी के साथ हमेशा साफ, स्पष्ट और सकारात्मक बातचीत करें। और कह रहा है कम्युनिकेशन, अपनी बात या कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखें ताकि कोई भ्रम ना हो, और आपस में मिलकर काम करें, टीम वर्क को बढ़ावा दें। फिर वो कहता है नेतृत्व कौशल, तो नेतृत्व कौशल के लिए वो कहता है टीम के अन्य अन्य लोग हो गए या दूसरों को प्रेरित करें, व्यक्तिगत स्वार्थ की बजाय साझा लक्ष्यों को लिए मिलकर काम करें। और वो कहता है सही समय पर सही निर्णय की लेने की मजबूत क्षमता रखें। तो ये हो गया नेतृत्व कौशल। फिर कहता है समय प्रबंधन, तो वो कहता है कौन सा काम पहले करना है, इसकी प्राथमिकता निर्धारित करनी चाहिए, तय की गई सीमा का कड़ाई से पालन करना चाहिए, और अनुकूलनशीलता कहता है आखिरी वाला। तो कहता है बदलते कार्य वातावरण और नई तकनीकों या फिर कोई किसी भी प्रकार की अनिश्चितताएं, उसके खुद को डाल लेना चाहिए। तो पहले अपन ने व्यक्तिगत की बात की थी, उसमें अपन ने देखे थे ये। अब वो कह रहा है व्यवहार में कैसे चेंज करेंगे, तो व्यवहार में लाएंगे, कुछ समस्या आ गई तो समस्या समाधान पे, प्रभावी संचार पे, नेतृत्व कौशल पे, और समय प्रबंधन पे, और अनुकूलनशीलता पे। अब वो कहता है उत्कृष्टता बढ़ाने के संगठन की क्या रणनीति होनी चाहिए, तो वो कहता है कि ये वो रणनीति होती है जो कोई कंपनी या ऑफिस या संगठन के द्वारा अपने कर्मचारी को खुश और संतुष्ट या उत्साहित बनाए रखने के लिए अपनाई जाती है। अब इसको देखते हैं, तो क्या क्या अपनाता है कोई संगठन, तो वो कहता है सकारात्मक कार्य संस्कृति यानी कि पॉजिटिव कल्चर वो अपनाता है। जैसे ऑफिस में सभी के बीच सम्मान, भरोसा और खुलापन हो, भेदभाव और आर्थिक राजनीति को पूरी तरह से मुक्त कर दे, और आपसी सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा दे। तो ये तो होगी सकारात्मक कार्य संस्कृति, कि सभी के सम्मान हो गया, भेदभाव नहीं है, आंतरिक राजनीति नहीं है कोई, और आपसी सहयोग और टीम वर्क है। फिर वो कहता है कि उचित वेतन में प्रोत्साहन दे। उचित वेतन में प्रोत्साहन कैसे, ये कहता है कि मार्केट या बाजार के नियमों के अनुरूप दे, जिससे अच्छा और प्रतिस्पर्धी वेतन दे, कि मार्केट में तो ज्यादा दे रहे हैं और आप लोग कम दे रहे हो, ऐसा नहीं हो, कि मार्केट या बाजार के नियमों के अनुरूप अच्छा दे। फिर वो कहता है समय समय पर प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी करें, और अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को पुरस्कार दें। तो ये तो हो गया उचित वेतन व प्रोत्साहन। फिर वो कहता है तीसरा कि नेतृत्व की गुणवत्ता बढ़ाएं, तो कहता है कि लीडर या बॉस का सपोर्टिव होना, और ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी खुल के आसानी से बात कर सके, और कर्मचारियों से फीडबैक लेना और उन्हें रचनात्मक फीडबैक देना भी चाहिए। तो ये संगठनात्मक के लिए ये काम कर सकते हैं। और वो कहता है कि जो नेतृत्व होता है वो किसी पक्षपात के निष्पक्ष निर्णय ले। फिर वो कहता है एक आप अपनाओ पारदर्शी संचार, तो कहता है कंपनी की नीतियां बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच नियमित बातचीत होनी चाहिए, कर्मचारी की शिकायतों का समय पर निवारण करना चाहिए। ये हो गया पारदर्शी और संचार में। फिर वो कहता है काम व संतुलन में जीवन, तो काम और जीवन में संतुलन अपनाना चाहिए, नहीं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। कहता है कि आने जाने के समय में लचीलापन हो, अच्छी छुट्टी की नीति देना, फिर काम के बोझ का सही संतुलन बनाए रखना, कर्मचारियों को मानसिक थकान या बर्नआउट से बचाना, ये भी एक काम करना चाहिए। फिर वो कहता है ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ, तो कहता है कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, करियर में आगे बढ़ने या प्रमोशन के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। फिर वो कहता है कर्मचारियों की भागीदारी, तो कहता है कंपनी के बड़े फैसले में कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए, उनके जरूरी सुझावों को आमंत्रित करना, सुनना चाहिए, और जिससे क्या होगा, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनमें अपनेपन की भावना का बढ़ावा मिलेगा। और फिर कहता है वो स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है, तो वो कहता है तनाव प्रबंधन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग या सपोर्ट देना चाहिए, और एक सुरक्षित स्वस्थ कार्यस्थल तैयार करना चाहिए। तो अपन ने ये सारी चीजें देखी, संगठनात्मक स्तर पे अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो इनकी मेन मेन हेडिंग को अपन देख लेते हैं। तो संगठनात्मक स्तर पे वो कहता है कि आप एक पॉजिटिव वर्क कल्चर दे दो, एक उनको उचित वेतन और प्रोत्साहन दे दो, नेतृत्व की गुणवत्ता में सुधार कर दो। फिर वो कहता है पारदर्शिता व संचार लेके आ जाओ, काम और जीवन में संतुलन अपनाओ, ट्रेनिंग और कैरियर ग्रोथ पर भी उनके पे ध्यान दो, कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करो, स्वास्थ्य और कल्याण की सुविधाएं भी उनको प्रोवाइड करें। तो ये कहता है कर्मचारियों के खुश रहने से संगठन को लाभ है।
तो कहता है उसको निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। पहले, उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। अगर खुश कर्मचारी अधिक उत्साह और मोटिवेटेड रहेंगे और उससे कंपनी की उत्पादकता बढ़ेगी। फिर वो कहता है काम और गति की गुणवत्ता, काम की गति और गुणवत्ता में सुधार होगा। तो काम तेज स्पीड से होगा, आउटपुट की क्वालिटी भी बेहतर होगी। फिर वो कहता है अधिक सटीकता, तो कहता है काम में गलतियां कम होंगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। फिर वो कहता है जिम्मेदारी की भावना, अकाउंटेबिलिटी की, तो कहता है कर्मचारियों में अपना काम के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना आएगी। फिर वो कहता है कर्मचारियों का टिकाव रहेगा, रिटेंशन रहेगा। कर्मचारी कंपनी को छोड़कर जल्दी नहीं जाएंगे और संगठन में लंबे समय तक वो टिकेंगे। फिर वो कहता है लागत में कमी आएगी। नए कर्मचारी की भर्ती और बार बार ट्रेनिंग देने पे होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा इससे। तो ये कहता है कि ये सब उसको फायदे होंगे। फिर क्या होगा, नवाचार होगा, जिससे क्या होगा, खुश और तनाव मुक्त दिमाग होगा तो नए नए विचार आएंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे। फिर वो कहता है मजबूत एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होगी। क्या होगा, मार्केट में कंपनी की साख मजबूत हो जाएगी, जिससे बाहर और नए बेहतरीन टैलेंट को अपनी और आकर्षित करेगी। ये हो गया। फिर वो कहता है बेहतर ग्राहक संतुष्टि होगी, जिससे क्या होगा, खुश कर्मचारी क्या करेंगे, ग्राहकों को अधिक विनम्र और बेहतर सर्विस देंगे। फिर वो कहता है विश्वसनीयता बढ़ेगी, समाज और मार्केट में संगठन की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। फिर वो कहता है गैर हाजिरी में कमी होगी, यानी कि कर्मचारी बेवजह छुट्टियां नहीं लेंगे, एब्सेंटीज्म कम हो जाएगा। और वो कहता है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य होगा। तो ये क्या कहता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कर्मचारियों का, कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। तो अपन ने देखे क्या फायदे होंगे, अपन बताएंगे उत्पादकता में वृद्धि, काम की गति और गुणवत्ता में वृद्धि। फिर वो कहता है अधिक सटीकता रहेगी, यानी कि एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलतियां कम होंगी, जिम्मेदारी की भावना आएगी कर्मचारियों में, कर्मचारियों का टिकाव रहेगा यानी रिटेंशन रहेगा, कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर लागत में कमी आएगी, नए कर्मचारियों को भर्ती वर्ती नहीं करनी पड़ेगी लगातार, नंबर होगा। फिर मजबूत एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होगी, साख बढ़ेगी, बेहतर ग्राहक संतुष्टि होगी, विश्वसनीयता होगी, गैर हाजिरी में कमी होगी और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य होगा। फिर एक अगला राइसेक मॉडल आता है, तो इस सिलेबस में सीधा दिया हुआ है थ्योरी ऑफ कैरियर चॉइस 1985, ये इस किताब में दिया हुआ है राइसेक मॉडल। अब ये क्या कहता है कि हॉलैंड कोर्स था, उस उसे इसको हॉलैंड स्कॉट्स भी कहते हैं, हॉलैंड नाम का था, उसने कुछ लिख दिया था, तो वो कोड हो गया एक तरीके हॉलैंड कोड। तो ये कहता है ये करियर परामर्श ढांचा है। तो क्या है, ये करियर परामर्श ढांचा है, मतलब करियर गाइडेंस फ्रेमवर्क है, जिसे डॉक्टर जॉन हॉलैंड ने दिया था 1950 के दशक में। ठीक है। अब यह सिद्धांत का मूल विचार क्या है, तो ये कहता है यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों यानी ट्रेड्स का आकलन करता है और उन्हें विभिन्न व्यवसायों के कारक या विशेषताओं से मिलाने की बात करता है कि मतलब किसी का गुण ऐसा है तो इसको कौन से टाइप की जॉब करनी चाहिए, उसकी बात करता है गुण के आधार पे। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण का आकलन करता है और उन्हें विभिन्न व्यवसाय के कारक या विशेषताओं से मिलान की बात करता है। इससे क्या कहता है कि जब व्यक्ति के स्वभाव और उसके काम के जो माहौल है उसके बीच अगर सामंजस्य हो जाएगा, तो उसको कार्य सृष्टि और सफलता प्राप्त होगी। कि मतलब उसके स्वभाव के अनुसार ही अगर उसको काम का माहौल मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो उसके क्या होगा, संतुष्टि ज्यादा होगी, सफलता होने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो कहता है 6 प्रकार के व्यक्तिगत व्यक्तित्व होते हैं, हॉलैंड कहता है ऐसा। तो वो कहता है पहला होता है रियलिस्टिक, तो वो राइजेक मॉडल है, तो उसमें आर से हो गया रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी। तो कहता है कि इन्हें हाथ से काम करना पसंद होता है, ये औजार मशीन या व्यवहारिक चीजों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, यथार्थवादी हैं ये, औजार से मशीनों से व्यवहारिक चीजों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और इन्हें डू भी कहते हैं, मतलब काम को अमली जामा फैलाने वाले कहा जाता है, मतलब सीधी वाले डूअर्स हैं ये। ठीक है। फिर अगला होता है खोजी यानी इन्वेस्टिगेटिव यानी थिंकर्स। तो ये क्या कहता है कि स्वभाव में क्या होते हैं कि इन्हें समस्या का विश्लेषण करना पसंद होता है, रिसर्च करना पसंद होता है, सोचना और वैज्ञानिक या गणितीय युक्तियां सुलझाना इनको पसंद है, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सुलझाना इनको पसंद होता है। ये थिंकर्स विचारक कह सकते हैं इनको। ठीक है। तो ऊपर वाले तो डूअर कहलाए, ये थिंकर्स कहलाए, क्योंकि उनको तो मशीनों वशीनों से काम करना पसंद था, इनको विश्लेषण करना पसंद है, रिसर्च करना पसंद है। फिर अगला आता है कलात्मक यानी आर्टिस्टिक यानी क्रिएटर्स, इनको क्रिएटर्स कहता है वो। तो कहता है स्वभाव से ये लोग क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, रचनात्मक होते हैं। इन्हें कला, संगीत, लेखन या नए किसी रूप में खुद को अभिव्यक्त करना पसंद है, मतलब खुद की अभिव्यक्ति पसंद है, ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, ये क्रिएटर है, सृजक कहते हैं इनको। फिर एक होता है सामाजिक यानी सोशल, इनको हेल्पर कहा जाता है। ये कहते हैं स्वभाव से ये लोग क्या होते हैं, ये लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उनका इलाज करना पसंद होता है इन्हें, इसलिए इन्हें हेल्पर कहते हैं।
फिर एक होते हैं उद्यमी, इंटरप्राइजिंग, यानी कि प्रीसेडर प्रीसेडर। तो ये कहता है ये लोग नेतृत्व करने वाले होते हैं, ये दूसरों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो एक लीडर है, कंपनी का मालिक, तो नेतृत्व करता है, दूसरों को प्रभावित करता है, नीचे काम करने वालों को बिजनेस करने या अपनी बातों से मनाने में माहिर होते हैं ये। इन्हें परसुएडर होता है, परसुएडर कहते हैं, ठीक है, प्रभावित करने वाला कहा जाता है। और एक कहते हैं पारंपरिक, यानी कि कन्वेंशनल। ये होते हैं ऑर्गेनाइजर, ये कहते हैं कि डेटा व्यवस्थित करते हैं, नियम कायदों का पालन करते हैं, ऑफिस का रिकॉर्ड रखते हैं, ये व्यवस्थित ढंग से काम करना पसंद होता है, इसलिए इनको ऑर्गेनाइजर कहते हैं, जैसे प्रबंधक होते हैं या आयोजक होते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा हॉलैंड का राइसेक। अब राइसेक मॉडल को एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। तो जैसे रियलिस्टिक है, यानी कि यथार्थवादी है, ये डूअर्स थे। तो ये कहता है कि यथार्थवादी क्या करते हैं, सोच वाले, जो यथार्थवादी सोच वाले क्या करते हैं, अक्सर व्यवहारिक, शारीरिक कर्मठ होते हैं, यांत्रिक होते हैं, ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें वस्तुओं, मशीनों, औजारों और पौधों या जानवरों के साथ काम करना शामिल हो। जैसे कि ये कौन, इनका कैरियर कौन सा हो सकता है, जैसे इंजीनियर हो गए, किसान हो गए, बिल्डर्स हो गए, क्योंकि अपन ने देखा किस किस को कर रहे हैं, मशीनों, औजार, पौधों, जानवरों के साथ। तो किसान करता है जानवरों के साथ, इंजीनियर करता है मशीनों के साथ, ये सब है। ठीक है, फिर अगला आता है इन्वेस्टिगेटर, यानी खोजी, यानी कि विचारक। तो ये कहते हैं खोजी प्रवृत्ति वाले लोग क्या होते हैं, विश्लेषणात्मक होते हैं, बौद्धिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें विचारों पर काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, वे चीजों को जानने और समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। अब ये क्या काम कर सकते हैं, ये विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे अपन देखें जीव विज्ञानी, रसायनज्ञ, चिकित्सा शोधकर्ता, ये सब। फिर होता है आर्टिस्टिक, कलाकार। ये कहता है कलात्मक व्यक्ति वाले लोग रचनात्मक, सहज और अभिव्यंजक होते हैं, यानी एक्सप्रेसिव होते हैं। ये हमेशा अनौपचारिक वातावरण को पसंद करते हैं, जहां वे स्वतंत्र रूप से कार्य अपनी मतलब भावनाओं को व्यक्त कर सकें। तो ये क्या करते हैं, ये संगीत, लेखन, ग्राफिक डिजाइन जैसे क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर अगला आता है सोशल, सामाजिक सहायक वाले। तो कहता है सामाजिक व्यक्ति वाले लोग मानवतावादी, जिम्मेदार और देखभाल करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, मिलकर काम करना अच्छा लगता है इनको। और ये कहता है कि ये अक्सर शिक्षण, जैसे कि शिक्षण में क्या करते हैं, लोगों को मानवतावादी हैं, वो सिखा रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर परामर्श वाले होते हैं जो काउंसलिंग वाले होते हैं, या नर्सिंग वाले हो गए, नर्सिंग ऑफिसर्स, और ये सब इसमें आ गए। फिर वो कहता है इंटरप्राइजिंग, इंटरप्राइजिंग यानी उद्यमशील, यानी प्रेरक, परसुएडर। तो ये कहता है उद्यमशीलता की भावना रखने वाले लोग प्रेरक होते हैं, दृढ़ होते हैं, निश्चय होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। इन्हें दूसरों को नेतृत्व करना पसंद है, उनको समझाना पसंद है, और अक्सर व्यवसाय, राजनीति में देखने को मिलते हैं। तो अपन इनके लिए उपयुक्त कैरियर कौन सा है, व्यवसाय प्रबंधन हो गया, विपणन हो गया, बिक्री हो गया, राजनीति हो गया। फिर एक होता है कन्वेंशनल, यानी पारंपरिक। ये होते हैं ऑर्गेनाइजर, यानी आयोजक। ये कहता है पारंपरिक व्यक्ति बारीकी बारीकियों पर ध्यान देते हैं, ये व्यवस्थित और कुशल होते हैं, ये संरक्षित जो कार्य होते हैं वो, और डेटा के साथ कार्य करना पसंद करते हैं, जैसे कि लेखांकन हो गए, प्रशासन वाले हो गए, डेटा प्रबंधन हो गए, ये सब वाले। तो ये हो गए। अब वो कहता है कि राइसेक मॉडल है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपन। तो वो कह रहा है कि राइसेक मॉडल है ना, व्यवहारिक रूप से कहाँ कहाँ काम आता है, उसके लिए अपन नीचे देख लेते हैं। वो कह रहा है कि करियर काउंसलिंग में और योजना बनाने में। ये कहता है ये कहता है व्यक्तियों को अपनी ताकत। तो वो कह रहा है कि राइसेक का मॉडल अपने लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है, उसमें अपन कहते हैं करियर काउंसलिंग और योजना, इनके लिए अपन यूज कर सकते हैं। यह व्यक्तियों को अपनी ताकत, रुचियों और कार्यस्थल के मूल्य को पहचानने में मदद कर सकता है, कि ताकत क्या है, आपकी रुचियां क्या है, कार्यस्थल के मूल्य क्या है, उनको पहचानने में मदद कर सकता है। दूसरा, कैरियर का सही चयन में। तो ये क्या कहता है कि किस प्रकार का काम आपकी रुचि के अनुसार उससे मेल खाता है, तो उसको ये समझने में हेल्प कर सकता है। दूसरा, नौकरी की संतुष्टि में भी हेल्प करता है, यदि मौजूदा नौकरी से आप असंतुष्ट हैं तो उन विकल्पों की खोज करने में मदद करता है जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है। फिर ये हेल्प करता है भर्ती में, जैसे कोई नियोक्ता है, इसका उपयोग यह देखने में कर सकता है कि उम्मीदवार का व्यक्तित्व उस पद के लिए सही है या नहीं है। और ये कहता है शैक्षिक मार्गदर्शन में भी काम कर सकता है, ये छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर विषय और क्षेत्र को चुनने में सहायता कर सकता है। तो यह हो गए राइसेक मॉडल के उपयोग कहाँ कहाँ पे, करियर काउंसलिंग और योजना बनाने में, करियर चयन में, नौकरी की संतुष्टि में, भर्ती प्रक्रिया में, शैक्षिक मार्गदर्शन में। फिर वो कहता है अगला मॉडल आता है जो पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल। तो कहता है व्यक्ति पर्यावरण अनुकूलता सिद्धांत। अब इसको देखते हैं कि व्यक्ति पर्यावरण अनुकूलता सिद्धांत क्या है, पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल क्या है। तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति और उसका जो कौशल होता है, मूल्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं,
उसका परिवेश या पर्यावरण, और पर्यावरण और परिवेश से क्या समझने से क्या आवश्यकता क्या है, संगठन की संस्कृति क्या है, इसके बीच सही तालमेल है या संगति से है। ये पर्सन इन्वायरमेंट अनुकूलता, कि मतलब कोई पर्सन है वो अपने इन्वायरमेंट के कितने अनुकूल है। अगर उसके ज्यादा अनुकूल होगा तो वो अच्छा काम करेगा, और लो होगा तो काम अच्छा नहीं करेगा। तो बस वो यही कहता है। तो किसी व्यक्ति यानी कि उसके कौशल, मूल्य, लक्ष्य और उसके जो पर्यावरण है यानी कि कार्य की आवश्यकता क्या है, संगठन की संस्कृति क्या है, उसके बीच सही तालमेल या संगति से ही है व्यक्ति पर्यावरण अनुकूलता का मतलब। ये कहता है अगर कुछ अनुकूलता है तो कहता है जब ये तालमेल अच्छा होता है तो कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करता है, उसके कार्य संतुष्टि मिलती है, और उसमें क्या होता है, कम टर्नओवर होता है। कम टर्नओवर का मतलब कहता है कि कर्मचारी है ना नौकरी छोड़कर दूसरी जगह कम जाते हैं। पर अगर निम्न अनुकूलता होगी ना तो ये तालमेल खराब या कम होगा, और कर्मचारी मानसिक तनाव या स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य के कारण सकती है उसकी निम्न अनुकूलता वाला। फिर ये कहता है सैद्धांतिक आधार क्या है। तो कहता है कि इस मॉडल को स्थापित करने के पीछे तीन मुख्य वैज्ञान जो मनोवैज्ञानिक थे वो उन्होंने कुछ सिद्धांत का योगदान दिया है। तो कहता है एक तो फ्रेंच हैरिसन और कैप्लान था। ठीक है। तो वो कहता है यह मॉडल मुख्य रूप से 1982 में इन तीन विचारकों द्वारा दिया गया है। कौन सा? फ्रेंच हैरिसन और कैप्लान ने। फिर एक कहता है कट लविन था, वो भी था। तो वह यह भी पूरी यह पूरी अवधारणा कट लेविन के प्रसिद्ध सूत्र से अत्यधिक प्रभावित है। एक्चुअली में दी तो इन्होंने दी थी ये फ्रेंच हैरिसन और कैप्लन ने, पर है ना ये प्रभावित है कैसे? कट लेविन। क्योंकि कट लेविन कहता है कि व्यवहार व्यक्ति या पर्यावरण का एक संयुक्त कार्य है। क्योंकि कट लेविन कहता है कि जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो व्यक्ति और पर्यावरण के मतलब उनको दोनों के संयोजन से, उनके संयुक्त से इफेक्ट पड़ता है किसी व्यक्ति के व्यवहार पे। तो ये उसकी बात करता है। अब ये हो गया। फिर तो ये कहता है तनाव का मूल कारण क्या होता है। तो ये कहता है कि इस मॉडल की मुख्य मान्यता है कि आवश्यकता और क्षमताओं के मामले में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कि मतलब किसी की आवश्यकता क्या है और क्षमताएं क्या है, उसमें हर व्यक्ति की भिन्नताएं हैं अपनी व्यक्तिगत। तो ये कहता है तनाव कब पैदा होता है। तनाव तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति का काम या पर्यावरण की तरफ से पड़ने वाली और उसके पास मौजूद संसाधनों के बीच बेमेल स्थिति पैदा हो जाए। कि तनाव पड़ेगा कि भाई उसका जो काम है और पर्यावरण की तरफ से उसकी कोई मांग है, और उसके पास जो संसाधन है वो उन मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा, बेमेल हो गया वो। तो तब उसको तनाव होने लगता है। जब अपन इसके उदाहरण देखें जैसे, तो कहता है सकारात्मक स्थिति होगी। वो कहता है एक कर्मचारी है जो ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वह इस काम को एक अवसर के रूप में देखेगा, ना कि किसी खतरे के रूप में। तो उसको तनाव महसूस नहीं होगा। पर नकारात्मक स्थिति कब होगी? कि यदि पर्यावरण या फिर ऑफिस की जो मांग है वो बहुत ज्यादा है, और कर्मचारी को लगता है कि उसके पास प्रेजेंटेशन देने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। तो उसमें तनाव आ जाएगा। तो वो कहता है कि तनाव कब होता है। तो तनाव का बता दिया अपन ने कि जो मांग है वो उसकी क्षमताओं संसाधनों से बेमेल हो जाए तो। अब वो कहता है कि जो पर्सन और एनवायरनमेंट फिट मॉडल है इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं। तो वो कहता है कि अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। अनुकूलता को जांचने के लिए दो मुख्य हिस्सों में आपस में माप सकते हैं। पहला कहता है पर्सन। पर्सन के तौर पे देखें तो किसी व्यक्ति की स्किल्स है, वैल्यूज, पर्सनैलिटी, नीड्स, इनको देखेंगे अपन कि उसकी कौशल क्या है, मूल्य सिद्धांत क्या है, व्यक्तित्व कैसा है उसका, और उसकी जरूरतें कैसी हैं। स्किल्स, कौशल, वैल्यू, मूल्य, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, और नीड्स, जरूरतें। पर अगर एनवायरनमेंट की देखें तो एनवायरनमेंट को देखें तो जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, काम की मांग क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, संगठन की संस्कृति क्या है, वर्क कंडीशन क्या है, यानी कि कार्य की परिस्थिति क्या है, कौन सी परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, और रिवॉर्ड और अपॉर्चुनिटीज क्या है, इनाम और अवसर क्या है। तो हम इसको दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल को। तो ये कहता है कि जब जो बाएं वाला है यानी कि पर्सन की खूबियां और जो दाएं वाला है यानी एनवायरनमेंट की परिस्थितियां आपस में पूरी तरह से मैच कर जाती हैं, तो उसे ही परफेक्ट फिट कह सकते हैं। ठीक है। तो यही है पर्सन फिट। कि अपन के पर्सन की कुछ चीजें होती है, एनवायरनमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर दोनों आपस में मेल खा रही है तब तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है। अब वो कहता है इसके प्रमुख आयाम है। तो क्या क्या इसके मुख्य आयाम है। तो कहता है कि व्यक्ति पर्यावरण अनुकूलता को संगठन के अलग अलग स्तर है उन पर चार मुख्य आयामों में देखा जाता है। जैसे पहला तो व्यक्ति और कार्य के बीच में कितनी अनुकूलता है। तो वो कहता है किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, क्षमताओं
का नौकरी की आवश्यकताओं के साथ साथ जो मिलान है वो करते हैं इसमें अपन, कि जरूरतों का नौकरी के संसाधनों के साथ तालमेल बिठाते हैं। तो ये तो हो गया पहला, व्यक्ति का कार्य के साथ। ठीक है। फिर वो कहता है व्यक्ति का संगठन के साथ कितनी अनुकूलता है। अगर किसी व्यक्ति के निजी जो मूल्य हैं वो संगठन की जो संस्कृति है उसके साथ कितने एक रूप हैं, ठीक है, ये देखते हैं इसमें। फिर एक होता है व्यक्ति समूह अनुकूलता, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने ग्रुप में काम कर रहा है अपने जो कंपनी में, तो वो टीम के साथ अन्य सदस्यों के साथ कितना हद तक मतलब तालमेल बिठा पा रहा है, पारस्परिक उनके अनुकूलता हो रही है। और एक चौथी बात करता है कर्मचारी और पर्यवेक्षक की अनुकूलता कितनी है। तो ये कहता है कि पूरी तरह से कर्मचारी और उसके जो मैनेजर और प्रबंधक है उसके बीच में आपसी तालमेल या अनुकूलता पे केंद्रित करता है ये वाला। तो ये कहता है कि ये है इसके चार आयाम जो अपन किसी संगठन में देखते हैं किसी व्यक्ति पर्यावरण अनुकूलता के लिए। ठीक है। तो अपन ने देखा संगठन के अलग अलग स्तर पर चार मुख्य आयाम हो सकते हैं, व्यक्ति और कार्य का, व्यक्ति संगठन का, व्यक्ति समूह का और व्यक्ति पर्यवेक्षक का। फिर वो कहता है अगर हाई पर्सन एनवायरनमेंट फिट है तो उसके क्या लाभ होंगे। तो कहता है जब किसी कार्य का अपने कार्यस्थल के साथ ये तालमेल बहुत मजबूत या हाई है तो उसके लिए कुछ लाभ हो सकते हैं, जैसे कार्य में संतुष्टि आ जाएगी। जैसे अनुकूल वातावरण मिलने से क्या होगा, कर्मचारी काम के दौरान बहुत अधिक जो संतुष्ट महसूस करेगा। फिर उसका प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसकी कौशल और कार्य की आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल हो जाएगा। कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की संभावना कमी हो जाएगी। ठीक है। और वो कहता है वो तनाव कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसके मानसिक तनाव चिंता को कम करने में मदद मिलेगी। ये तो हो गए इसके फायदे, कार्य संतुष्टि में वृद्धि, बेहतर प्रदर्शन, नौकरी छोड़ने की संभावना कम और तनाव कम। अब ये कहता है पर्सन फिट एनवायरनमेंट है, पर्सन एनवायरनमेंट फिटनेस का प्रबंधन। तो मैनेजिंग द, इसको कैसे मैनेज करें, इसको अपन जो ये पर्सन एनवायरनमेंट फिट है इसको मैनेज कैसे करें। तो कहता है कोई भी संगठन या कंपनी अपने यहाँ अनुकूलता को बेहतर बनाए रखने के लिए तीन पर काम कर सकती है। पहले चयन एवं भर्ती पे। तो कैसे, वो कहता है संगठन भर्ती के समय ही ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जिनके मूल्य उनकी कंपनी की संस्कृति के अनुरूप हो, और नियुक्ति अधिकारी की उपयुक्तता और चयन की गुणवत्ता में सुधार होता है इससे। ठीक है। तो अपन ने बता दिया कि अपन ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जिसकी जो उसके मूल्य हैं वो उसके संगठन की संस्कृति है उनके साथ अनुरूप हो। उससे क्या होगा, जो व्यक्ति नियुक्त होगा उसकी उपयुक्तता बढ़ेगी, चयन की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा। फिर दूसरा अपन काम कर सकते हैं सामाजिक और ऑनबोर्डिंग। तो कहता है कि जैसे नौकरी शुरू होने के बाद क्या करें, अपन सामाजिकरण करें। ठीक है। तो कहता है कि नौकरी शुरू होने के बाद सामाजिकरण की प्रक्रिया से नए कर्मचारियों को कंपनी के माहौल में ढलने में मदद दी है, जिससे क्या होता है कि कार्य कुशलता में सुधार हो सकता है। तो दो चीज हो गई, पहले चयन और भर्ती के टाइम पे भी अपन इसको बढ़ा सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए, और एक सामाजिकरण और बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरा कहता है कार्य का पुनर्गठन या समायोजन करते हैं। तो कहता है इसके तहत अगर कोई व्यक्ति है वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कार्य काम के वातावरण को समय समय पर समायोजित कर सकता है। तो अपन ने देखा कि इसको मैनेज कैसे करेंगे पर्सन एनवायरनमेंट फिट को। तो कहता है कि तीन तरीके से कर दो, चयन और भर्ती के उस टाइम पे एक सामाजिकरण करके और एक कार्य का पुनर्गठन कर दो या समायोजन कर दो, इस हिसाब से